एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं एक अच्छा शौहर नहीं, बाप बहुत अच्छा हूं, दादा बहुत अच्छा हूं, नाना बहुत अच्छा हूं। शायद मैं पलट के पीछे देखता हूं तो अपनी मसरूफियत में, अपनी चीज़ों में मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हूँ। सिर्फ तवज्जो न देने की वजह से, जो आप पहले तवज्जो बात के कर रहे अलावा थे? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब आपको कहीं ऐसी ज़रूरत होती है जब आप समझते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो। तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में, कुछ मसरूफियत है, कुछ ऐसा, तो मैंने अगर आज बैठ के ये सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वो वक्त दे सकता था। अगर मैं कहीं बाहर गया हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक दफ़ा बीच में रोक के एक बात की आपने कि या बेगम साहबा ने? बेगम ने अच्छा। मुझसे ये सवाल किए, मेरे पास जवाब नहीं थे, मैं भाग नहीं सका, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे सका। वो ये था कि कहीं भी गए, कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी लगी, मैंने ले ली, नहीं। कभी ये, मैं हमेशा ये समझता रहा, जो मैं आज बताना चाहता हूं, कि आपको 4 पैसे मिले, आप आके कहते हैं कि ये लो अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लो, वो वहां औरत टूट जाती है। वो जो आप लेके आते हैं, जो लेके आते हैं, अरे भाई आप सिर्फ एक काजल की डिब्बी और अगर लिपस्टिक भी लेके आते हैं, दंदासा मुसाग सरायकी में आप ऐसी कोई चीज़ लेकर आते हैं, चांदी के बुंदे ले आते हैं, कोई चीज़ आके ला के दे देते हैं, तो मैं शायद इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता था। अब मैं आजकल जो नौजवान हैं उन सब से ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को अहमियत दें। अगर बीवी मजबूत ना हो तो वो बहुत जल्द टूट जाती है और एक फासला बढ़ जाता है। तो उसने ये हिम्मत करके सारी चीज़ें कि जब जब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जब घुमाया तो मैं नहीं था। फिर कहीं भी कुछ होता है तो उन चीज़ों को मैं देखता हूँ कि वो जो एक खला है, अब मैं पूरा करने की कोशिश भी करूं तो मैं शायद उस जगह नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं हर नौजवान से, हर शख्स से ये कहूँगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें। और लाइफ पार्टनर को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपकी खुशी की ज़रूरत भी होती है, आपके प्यार की ज़रूरत भी होती है। और वो चीज़ जो आप लाकर ये कहें कि ये मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी, तुम्हारे लिए मैंने पसंद की, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो शायद वो ये लफ्ज़ सुनने के लिए हमारी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए। यार ये बड़ी गैर मामूली आपने बात की है, और ये इंतहाई अहम बात है कि कैसे माशरे में, जिसके ऊपर पिदरसरी निज़ाम की हम बात करते हैं, पेट्रियार्की की बात करते हैं, जहाँ ये फ़ख्र है कि मर्द जो है वो इजहार नहीं करता, ये फ़ख्र है हमारा कि ये मर्द जो है वो इजहार नहीं करता। ये बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ा हौसला आपका, बड़ी अहम बात है, इसको बहुत लोग अब देखिए ना सीखेंगे। वसीम भाई कि एक बंदा टूट के संभल रहा है, टूट के संभल रहा है, वो अपनी उस 4 दीवारी को संभाल के बैठा है, और आपको उम्र के किसी ऐसे हिस्से में जब वो एहसास दिलाता है, को आपको समझ आता है कि यार मैंने तो पीछे कुछ भी नहीं, मैंने तो पलट के भी नहीं देखा। उसका नतीजा क्या हुआ? अब उसका नतीजा देखें। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा, बेपनाह ख्याल, हर चीज उनकी वो खुद लाके आते हैं। फिर भी आप कैसे मिस कर गए ये चीज? मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अब मेरे बच्चे जो हैं वो अपने दादा को फॉलो करते हैं, और अब जब भी कोई चीज होती है ना तो मेरे लिए एक जुमला आता है कि वो बीवी के लिए कि ये चीजें हैं। अब वो कोई चीज ले आएंगे कि ये सब चीजें पड़ी हैं, अम्मी आप अपनी पसंद की उठा लें, बीवी से कहेंगे अपनी पसंद की उठा लें, भाभी से कहें अपनी पसंद की उठा लें, भतीजी से कहेंगे अपनी पसंद की चीजें उठा लो, सब उठा ली, तो फिर अपनी बीवी से, अपने बच्चे से कहा ये तुमने ले लो। जब ये माहौल में देखता हूं तो यार ये तो मैं इनमें कहीं भी नहीं हूं। मैं तो इस दायरे से बाहर हूं। मतलब मेरा इसमें कोई किरदार,
मेरे बाप का किरदार, उसको देख के मेरे बच्चों ने अपने दादा को फॉलो किया और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब मैं एक आवाज सुनता हूं ना, शुक्र है मेरे बच्चे दादा पे गए, बाप पे नहीं गए। तो ये जो जुमला है, ये बहुत आसानी से गुजर जाता, मुझसे नहीं गुजरता, ठहर जाता। और जो चीज आपकी जिंदगी में ठहर जाए वो कहीं ना कहीं असर करती रहती है। मैं बच्चों को कहता हूं, यार मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे बच्चे दस्तरखान लगाते हैं हजरत इमाम हसन का, मेरे बच्चे लंगर न्याज सब कुछ कर रहे होते। यार मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहा। अपने दादा, अपने ताया, उन सबको फॉलो करते हैं, अपने कज़न, उनसे हमारा एक फैमिली ग्रुप है औलादे अली, उसमें मेरे बड़े भाई उन सबको, सब बच्चों को जोड़ के रखा हुआ है, सबको दीनी हवाले से गाइड करते रहते हैं। मैं तो इनमें कहीं भी नहीं। मुझे इसलिए फ़ख्र है अपनी फैमिली पे कि उन सब ने इनको जोड़ दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं अपने बड़े बेटे सैयद अबू तुराब के साथ मैं मस्जिद से निकला ना, तो मस्जिद इमाम मौलाना यूसुफ साहब थे, वो मेरे पीछे, वो शायद कोई बात करते आ रहे थे, तो छोटा बच्चा मेरी उंगली पकड़ के चल रहा था। तो मैं जाते हुए मैंने उनकी बात का जवाब ऐसे जाते हुए देता हुआ गया, मैं जा रहा, तो उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे रोका। उसने जब कहा ना कि अबू मौलवी साहब पिछू टुर के आंदे पे, बस मैं चाह रहा था जमीन फटे में नीचे उतर जाऊं। उफ, आज भी याद आता है कि उस बच्चे ने मुझे रोका, मैं कहां जा रहा था। मुझे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि यार हमारा मस्जिद इमाम, हमें दीन समझाने वाला, हमें कुरान समझाने वाला, वो कोई बात करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मैं लापरवाही से आगे जा रहा हूं, उसकी बात को सुनते हुए ऐसे ही, मतलब पलट के देखा ही नहीं, जवाब देते हुए ऐसे निकल गए, बेटे लोग। तो वसी भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये अगर जॉइंट फैमिली में आपके दादा, आपके ताया जब बच्चों को देते हैं ना, आप कहीं हार भी जाए, कहीं आप उस दायरे से बाहर भी निकल जाएं, तो आपके रिश्ते आपको संभाल लेते हैं। तो मेरा घर जो जुड़ा हुआ है मेरे रिश्तों की वजह से जुड़ा हुआ है, और मैं हर जगह जीरो पे हूं। मैं कहीं उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता कहीं भी। मैं एक बात आज पहली बार कहने लगा हूं। आज मेरे बच्चे फोन करते हैं कि अबू हम इंतजार में बैठे हैं, पहले आ जाइए घर। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने तो 40 साल पीछे रख दिया सब कुछ। तो आज मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये जो चीजें आपने पीछे छोड़ी हैं, अब तो उनके साथ चल पड़। तो मेरे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। वो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी करते हैं। मतलब मेरी वो सारी बातें, मैंने इस शहर लाहौर में फाके किए हैं, 2.5 दिन इस शहर लाहौर में मैंने फाके किए हैं। और जब मेरे पास कुछ आया तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाया कि दस्तरखान बिठाया, यहाँ मैं फाके करके इतनी देर रोया, वहाँ फाके किए, मैं बहुत रोया। यहाँ पे है कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया मैं लाहौर में फाके कर रहा हूँ। मुझे बाप कहेगा आ जाओ, तुम्हारे पास जो टाइम था तुमने वो फाकों में गुजारा। अच्छा, मैं बच्चों को लाना चाहता था तो मेरे बाप के जुमला था, उस जुमले ने मेरी जिंदगी पलट दी। उन्होंने कहा क्या करोगे, मेरे बच्चों को ले जाओगे? मेरे बच्चे, वो मेरा बाप मेरे बच्चों को कह रहे मेरे बच्चे। आपको पता है कि औलाद की औलाद कितनी प्यारी होती है। मेरा बाप कहता है मेरे बच्चों को ले जाओगे, किराए के घरों में रखोगे, रोलोगे इनको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे मत ले जाना, जाना तो जाओ, अपना शौक पूरा कर। उनकी डेथ के बाद 1 साल बाद, बरसी के बाद मेरी जुर्रत हुई मैं अपने बच्चों को लेके, और ये जुमला मेरे ज़हन में था। सबसे पहले मैंने जो काम किया, पैसे इकट्ठे किए, मैंने घर का प्लॉट लिया। घर का प्लॉट लेने के बाद फिर मैंने आसिफ अली पोता का मैं एहसान मान दूं, उनका ड्रामा था, मैंने उनसे बात, मुझे कहने लगे ये 2 ड्रामे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ ना दे, लेंटर तो सामान पवा दे। उन्होंने कहा यार ठीक है, नुकसान फायदा एक तरफ, लेंटर का सामान मेरी तरफ में।
इस तरीके से सारी बातें होती गई। अब मेरे पास थी उस वक्त एफएक्स, मैंने एक सीट रखी हुई थी, बाकी सीटों में मैं सीमेंट भी ढोता, ईंटें भी ढोता, मैं लेके आता चीज़ें, मजदूरों के साथ भी बैठता। मैंने जब घर बनाया और जब उस घर में मैं शिफ्ट हुआ, छत पे गया और मैंने कहा बाबा आपके बच्चों को मैंने छत दे दी, अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे किराए के मकान में रोल रहे हैं। आपके बच्चों के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आपके बच्चे अपने घर की छत से निकलेंगे। फिर गाड़ी लाके दी, मैंने कहा अच्छी तालीम, सवारी, घर, हर वो चीज आपको औलाद को देनी चाहिए, अपनी खुशियां, अपनी चीजें। औलाद क्यों कुड़ती रहे कि मतलब आपने 4 पैसे बैंकों में जमा करने हैं, आपने अपने पास रखने हैं, तो आपको बच्चों को कोई चीज पसंद आई है तो आप ले आए। एक बात मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों की सुनी है इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बीवियों के नाम घर ना करो, बीवी के नाम ये ना करो। मैं इस हक में हूं, अपनी ज़िंदगी में अपनी जो कीमती चीज़ है वो अपने बीवी बच्चों को दे दो, उनको खुश रखना चाहिए। अरे हम तो यार स्ट्रगल करते आए, स्ट्रगल करते निकल जाएंगे। हम तो अपना पार्ट अदा करने आए हैं, इस दुनिया के स्टेज पे हम निकल जाएंगे। तो उनके हवाले करें। हाँ, वो पीछे तो ऐसा दे के जाओ ना कि वो ये कहें कि यार ये चीज पसंद थी, बाबा ने कहा ये ले। तो इन चीजों का बस एक ख्याल रखना चाहिए। अब वो शो ऐसी जगह ले गए, मैं क्या आपसे सवाल करूं, मगर मैं फिर कहूंगा कि बहुत ही गैर मामूली बात आपने शेयर की। हमारे माशरे के हवाले से बड़ा हौसला चाहिए जो बात आपने शेयर की, मगर मैं समझता हूँ कि उससे लोग बहुत सीखेंगे। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल सीखना घर जो हैं उनकी मोहब्बत में, बहुत सारे रिश्तों की मजबूती में इजाफा होगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल इस बात से। और इसका अजर जो है अल्लाह ताला आपको ही देगा, क्योंकि बहुत हौसला चाहिए जो बात आपने आज शेयर की। और वाकई हमें जगह जगह नज़र आता है इन रिश्तों में। जब ये सारी डिस्कशन हुई और फिर आपको ख़ुद भी रियलाइजेशन हुई, तो ये जैसे आज एक मोमेंट है आपने शेयर किया, या उसके बाद फिर आपके रवैये में तब्दीली आई जब बेगम साहिबा ने कहा? अब मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि कहीं इस चीज़ को, जो लफ्ज़ आता है ना कि शुक्र है अपने दादा पे गए हैं, बाप पे नहीं, तो कहीं वो लफ्ज़ अब ये सब दिखावे का क्या फ़ायदा। लफ्ज़ छोटे होते हैं लेकिन बहुत असर करते हैं। और मैं वहीं आऊँगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिखरने से बचा ले। ये आपने बड़ी अहम बात की, अपने रिश्ते में जिस फेज़ का, जिस रवैये का जिक्र किया। जी। पूरा अगर हम इंटरव्यू देखें तो हर हवाले से एक ज़िम्मेदार आदमी है, वफादार है, मेहनत करता है, सब कुछ है, मगर ये एक छोटा सा जो केयरिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सा खला रह गया। वो खला। वो मुझे याद आ गया, बहुत पुराना शेर था, मगर पता नहीं क्यों बिल्कुल आपकी जो आपकी कैफियत है उस पर मुझे याद आ गया कि अब जो लौटे हो इतने सालों में, अब जो लौटे हो इतने सालों में, धूप उतरी हुई है बालों में। धूप उतरी हुई है बालों में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यही है, आपने एक एतराफ़ किया, मगर यही एतराफ़ आपने अहलिया से कभी किया कि हाँ मुझसे ये गलत किया? बिल्कुल ये किया। मैंने कहा हाँ ये सब हुआ है मुझसे, लेकिन मुझे इस चीज़ का अब शदीद ये एहसास है कि कहीं भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरी कोई चीज़ ला के देने से उसकी क्या वैल्यू थी, और पैसे दे के ये कहना अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लेना, इसकी क्या वैल्यू। अब मुझे एहसास है, क्योंकि जब मुझे ये कहा जाता है ना, आप तो ड्रामा राइटर, आप एक्टर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ड्रामे लिखते हैं, बीवियों के एहसास लिखते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुक और मोहब्बत पे लिखते हैं, वो राइटर घर में क्यों नहीं झांकता? वो एक्टर पलट के घर में उस कैरेक्टर को क्यों नहीं देखता जो मुंतजिर है कि अभी कुछ मेरे लिए भी शायद होगा? तो मेरे पास जवाब ही नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ही बारीक इंसानी रिश्ते के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, घर के हवाले से बड़ी बारीक बात की, आपने निशानदेही की। और अगेन मैं कहूँगा जिस जुर्रत से आपने एतराफ़ किया, ये वाकई बड़ा। और मोहसिन भाई ज़रा कहीं और निकलते हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट जी, जिसने सबसे ज़्यादा मोहसिन गिलानी को खुशी दी हो ज़िंदगी में? मेरा पहला बेटा जब हुआ, सैयद अबू तुराब, मैं उन दिनों में मेरा एक प्रोजेक्ट था, ड्रामा था, जो कि मैं पिंडी में था उस वक्त। स्वरूप आनंद, कुलजीत सिंह और सारी पूरी टीम, उन्होंने कहा कि जी बेटा होया तो असी बरी इमाम जावांगे, ढोल बजावांगे, धमाल पावांगे ते देसी घ्यो के दीवे बालांगे। वो सारे मेरी खुशी में खुश थे। और वो खुशी ऐसी थी कि जब आप ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसी औलाद से नवाजा है जो आपकी नस्ल को लेके आगे चलता है। मोहसिन भाई, जब आदमी करियर शुरू करता है तो आदमी जब उरूज पे पहुंच जाता है तो फिर तो सारी दुनिया देखती है, मानती है, मगर इब्तिदा में बहुत सारे लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और स्ट्रगल के दौर में बाज़ औक़ात बड़ी तल्ख़ जुमले, तल्ख़ रवैये भी फेस करने पड़ते हैं। ये मैं हमेशा इसलिए पूछता हूँ कि लोगों को एहसास हो कि नए आने वालों के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए, रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए, ताने मेने जुमलों से, जुगतों से उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब आप कामयाब आदमी अपने शोबे में, मगर कोई ऐसी बात जो तल्ख, जो जुमला को बात जो रह गई, गड़ गई हो, आज भी आपको याद आती हो कि यार उसने बड़ा। मेरे लिए ये था कि जब मैं रेडियो करना चाह रहा था, थिएटर करना चाह रहा था, तो ये अच्छा नहीं समझा जा रहा था। उनके नज़र में, मेरे वालिदैन के, मेरे भाइयों के, उनकी नज़र में ये था कि थिएटर वो है जो मेलों पे होता है और मस्खरे अपना वो बनते हैं कार्टून से, और वो थिएटर लगता है मेलों पे, तो ये उस तरह का थिएटर। तो खैर ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और फिर ऐसा भी हुआ कि घर में जब इख्तिलाफ हुआ तो मैं 10 साल अपनी नानी के पास रहा, बाइज़्ज़त तरीके से बोरिया बिस्तर उठाया और नानी के पास रहा। मतलब बहुत तल्ख जुमले, एक नहीं, मतलब ज़िंदगी ही तल्ख हो गई। और फिर हमारे ख़ानदान के बड़े मखदूम हामिद रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने मेरे कज़न के वलीमे पे मेरे वालिद साहब से बात की कि मुझे तो खुशी हुई कि ये आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो हम तो बाहर के मुल्कों में जब कोई ड्रामा देखने जाते हैं तो हमें तो 5-5, 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। इसको 2 साल 3 साल दो, जो ये करना चाहता है उसको करने दो, नहीं अगर कामयाब होता तो वापस आ जाएगा। तो वालिद साहब की जो खामोशी थी वो मेरे लिए एक हाँ थी। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर एक एतमाद आया। वो डरा डरा सा बंदा अब खुल के परफॉर्मेंस करने लगा। मगर शुरू में जरा तल्ख दिन रहे। मैंने कहा तल्ख जुमला नहीं था, जिंदगी तल्ख थी। 10 साल मैं अपनी नानी के पास रहा, मुझे नानी ने पैसे दिए, नानी ने सपोर्ट किया, कुछ भी इस तरह से। तो नानी से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा आपका। जी जी। तो जब आप कामयाब हुए उस वक्त नानी हयात थी? नहीं ना, बस वही तो है कि जब अभी सफर जारी ही था कि नानी दुनिया से गुजर गई। मेमोरेबल मोमेंट तल्ख है तो 3 चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई। पहली, जिस फैमिली के मेंबर, अपना भतीजा जो हमारा लाडला बेटा, भतीजे का जन्मदिन की पर्ची मैंने हॉस्पिटल से ली कि वो मतलब वो सर्टिफिकेट जो होता है उसका, बर्थ सर्टिफिकेट, वो लिया। उसका हादसा हो गया, जवान हुआ, हादसा हुआ मोटर बाइक पे। आज भी मैं ये कहता हूँ, अगर मोटर बाइक चलाते हुए आप हेलमेट नहीं पहनते तो कोई हादसा हो सकता है। वो हादसा हुआ, सर पे चोट लगी तो वो कोमे में चला गया। और इस सारी चीज़ें, तो भाई ने जब इन सारी चीज़ों को कहा कि तुम देखो, तो उसी की डेथ सर्टिफिकेट मैंने ली। फिर एक मोड़ आता है, मेरी वालदा इस दुनिया से जाती, शब बारात वाला दिन था, मैं अम्मा के पास बैठा रहा। उन्होंने सब इस्लामाबाद वाले थे, सब बच्चों को कहा तुम लोग जाओ, मेरा बेटा आ गया। मैं बैठे उनसे बातें करते रहे। उनकी जब तबीयत खराब हुई, अब ये लम्हा कि जब वालदा का आखिरी वक्त था, एक हाथ मेरा उनके दिल पे था, दायां हाथ उनके सर के नीचे था, और माँ की आंखें मेरा चेहरा देख रही थी, रूह परवाज। अब माँ की आंखें बंद कैसे करें, आपका चेहरा देख रही। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूं, मैं लाडला हूं फैमिली का।
वो माँ जो कहती है मेरा बेटा आ गया, अब सब चले जाओ, वो आपका चेहरा देखे जा रही है, रूह चली गई, अब आपने आंखें बंद करनी है। वो मैं बता ही नहीं सकता कैसे आंखें बंद की। फिर वो लम्हा जब मेरी बेटी, उसकी सैयदा फातिमा की शादी हो गई, बेबी होने वाला था, तो उसने मुझे कहा अबू मेरी ये ख्वाहिश है कि जब बेबी हो तो आप गोद में उठाना, उसको प्यार करना, जैसे मुझे प्यार करते हो तो मेरी बेटी को भी ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मेरा ड्रामा घुगी चल रहा था, लाहौर में ड्रामा कर रहा था घुगी, तो उसमें मैंने कहा था कि इन दिनों में मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वहाँ गए, बेपनाह प्यार मोहब्बत बातें। डिलीवरी के बाद जब आए तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। हमने कहा कि यार ये मसला है, वो करें, वो डॉक्टर साहबा चली गई, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, उसने, मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा, वो कह रही है कि अबू मैं मरदी पई हाँ, मेरी लत्तें जो रूह निकल गई अबू। अब वो जो जिगर का टुकड़ा, आपकी पहली औलाद आपका हाथ पकड़ के ये कह रही हो और आपको समझ ना आ रही, अब डॉक्टरों को आवाजें दे रहे हो और उस वक्त वो लेके स्ट्रेचर पे भाग रहे हैं और इमरजेंसी बहुत दूर है, और वहां भागते भागते गए हैं कि जी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनमें जुर्रत नहीं हो रही कि वो ये बताएं कि हुआ क्या। इतने में मैं उनका नाम नहीं ले चाहता, उन्होंने सारा वार्ड खाली करवा दिया, लोगों को हटा दिया इमरजेंसी से, हर चीज़ दूर कर दी, और मुझे कहने लगे आप ऑफिस में तशरीफ लें। मैंने कहा क्यों? मेरे डॉक्टर आ गए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मैंने कहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बिठाते हैं, सब डॉक्टरों को बुलाया कि इनको बताएं कि जी आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं सख्ते में बैठा हूँ, वो मेरी जो बेटी है मेरे बड़े भाई की बहू है, वो इस्लामाबाद है, मेरा बड़ा भाई भी साथ बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो बेटी दुनिया में नहीं रही, अब परेशान है। मुझे बाद में पता लगा, बाद में मुझे पता लगा कि मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं कहीं यहाँ मीडिया के लोगों को बुलाऊंगा तो एक बहुत बड़ा हंगामा होगा और इस हॉस्पिटल का नाम होगा, और अरे भाई मुझे तो होश ही नहीं है, मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, वो तो इस दुनिया से चली गई बेटी को जन्म देके। उसके बाद अब बात आती है कि हमने डेड बॉडी, देखो जब आप जिगर के टुकड़े को डेड बॉडी कहते हैं ना, बड़ा हौसला चाहिए वसी भाई। तो मुल्तान लेके आना है, और जीटी रोड से उस वक्त कोई 8 से 9 घंटे या 10 घंटे का सफर है पिंडी से मुल्तान आने का, हर जगह इतला दे रहे। अब देखें, बच्ची पैदा हुई, मिठाइयां तकसीम हो गई हॉस्पिटल में, लाहौर में, मुल्तान में, और जिस सेट से मैं आया था मैंने बताया बेटी हुई, तो वहां पे भी 2 घंटे बाद हम फोन करें या डेथ हो गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई, और चैनल ने न्यूज चलाना शुरू कर दिया। अब हम निकले डेड बॉडी के लिए कि जी एम्बुलेंस, हम बाहर खड़े हैं, तो एक जो वहां की वार्ड की इंचार्ज थी रोते हुए मेरे पास आई है, सारा मजमा लगा हुआ था, सब लोग इकट्ठे थे। वो कहती है कि आप बेटी के दुख में नवासी भूल गए हैं, वो नर्सरी में। अब जब मैं नवासी को हम नर्सरी में लिया कि इसने तो ना माँ को देखा ना माँ ने बेटी को देखा, तो उसको लेके जब हम बाहर आए, एक मजमा था, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, मैं नवासी को लेके हम खड़े। मुझे अब डर लगता है, मैं एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुन सकता। 10 घंटे पिंडी से मुल्तान तक एम्बुलेंस मेरे साथ साथ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं जिस बेटी की खुशी के लिए आया था, मेरी बीवी को पीछे बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार वो कह रही है कि मैं तो इसको लेने ही आई थी, क्या हुआ? अब वो किसी मोटरवे पे किसी जगह सफर नहीं कर सकती, ना वो ना मेरी छोटी बेटी, वो भी डिप्रेशन में। तो ये जो ऊपर नीचे इस तरह की चीजें हैं,
इनको कैसे जिंदगी से निकाल सकते। मेरे दामाद ने, जो मेरा भतीजा, उसने अपनी बेटी का नाम भी सैयदा फातिमा रख दिया कि हम फातिमा के नाम से बुलाते रहें। अब हम उस घर में, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम कोई भी नहीं जाते। मुझे मेरे भाई का फोन आता है कि यार इस बच्ची का कसूर तो बता, इसको नाना नानी का प्यार नहीं मिलेगा, इसको पहचान कैसे होगी रिश्तों की। मैंने कहा मैं आऊंगा। अब उस घर की सीढ़ी चढ़ के जब आप आवाज देते हैं ना फातिमा, दरवाजा नहीं खोला जाता। बस ये चीजें सारी इस तरह से जिंदगी में आ गई। वो बातें करती थी, वो ऐसी बेटी थी मेरी। डेली रात को, मैं कराची में होता था, डेली रात को 11 बजे फोन आना, अबू आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया गोली का। वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, वो बातें आप सोच नहीं सकते। कि फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो बेटी की शादी के सीन थे। मैं अस्मा बास का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, उसने बहुत उस सूरत हाल में संभाला। बेटी की शादी के सीन कर रहे, एक बेटी को दफना। मेरे भाई ने भी जवान लाशा उठाया। मैं मौत से नहीं डरता। हम हमेशा अपने बुजुर्गों के लिए कब्र में लेटते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। हमें मौत से नहीं, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान घरों के पास है, हमारा जनाना मर्दाना हमारी 4 दीवारी के अंदर ही है सब कुछ। वो मैं उसको लहद में नहीं उतार सका अपने हाथ से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि बस ये सारी चीजें जिंदगी में इस तरह से जुड़ी हुई। मौसम भाई, अल्लाह ताला आपको क्या कुछ कहने को होता ही नहीं बात। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, प्यारों के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और वही बात है मौसम भाई, आखिर में एक ही चीज़ है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। बस। और उसी भाई, इसी से उसकी बेटी के इंतकाल के बाद मैं इस तरह बोलने लग गया, सीन याद करता था, ब्लैंक हो जाता। मैं फिर रोया कि आज मैं ये बात शेयर कर रहा हूं आपसे। मैं रोया कि अल्लाह, कितने लोगों की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई। हमारा तो शोबिज़ वैसा है कि यार वो फारिग हो गया है, वो खत्म है, वो भाई वो डायलॉग याद नहीं होता, वो यार तलान लग गया, बस ये कह के हमें एक कोने में बिठा देंगे। कोई नहीं देखता कि कितना टूटा हुआ हमारा दोस्त है, तो उसका साथ दो, उसके साथ। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि उसी को सबसे पहले कहते कि यार किसी और आर्टिस्ट को ले रहे, इनको रहने दे। तो अल्लाह ने फिर से हिम्मत दी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने सबको लेके चलना है। वो नन्ही फातिमा है, हाँ वो छोटी फातिमा है, वो है। बस ये जिंदगी साथ साथ चल रही, क्या कर सकते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, हौसला दे, आमीन, और सेहत अता फरमाए, आमीन, और मज़ीद आपके हुनर में बरकत अता फरमाए। जैसा कि आपने कहा, कितने सारे लोग आपसे जुड़े हैं, और कितना दुनिया आपसे, यहाँ भी पाकिस्तान से बाहर बराबर कितना बड़ी दुनिया मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और अब अल्लाह का निज़ाम तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते कि किसकी दुआएं जो हैं वो दोबारा आप देखें ना, आप आज आप इस दुख को झेल रहे हैं, ये बग़ैर दुआओं के मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही इसे कहते हैं ना, हिला के रख दिया आप। क्योंकि आप अम्मा की बातें कर रहे थे ना, अम्मी अम्मी, तो मैं उधर ही घूम रहा था। मैंने जब नई गाड़ी निकलवाई शोरूम से, उससे एक दिन पहले मैं अपनी अम्मा को लाहौर लेके आया। उस गाड़ी में अम्मा को बिठाया और लाहौर घुमाया। वो रो रही थी। मैं क्या अम्मा क्यों रो रही है? कहती तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे दुख ही देखे। वो कहता था मेरे बच्चों को ना ले जाओ, काश वो तुम्हारे घर में तुम्हारी गाड़ी में वो बैठता
मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरी अम्मा तो है ना, बस मेरे लिए यही दुआ करना है कि मेरी अम्मा ने ये चीज़ें देखी, और वो भी जब आखिरी बार मेरे किसी बेटे के घर नहीं जाती थी, मेरे पास लाहौर आके रहती थी, और जब आखिरी बार वो जाने लगी तो मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से कि ए मेरा आखिरी फेरा है, वल मैं ना आसा तो सब बहुत खिदमत की थी, मेरे को माफ़ चक्कर। मैं क्या अम्मा क्या आदत, फिर वो नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप आए और जिस तरह से आपने अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत से अपनी बातें शेयर की, मेरे ख्याल में लोगों ने बहुत उससे सीखा होगा, और लोगों ने ये भी सीखा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे सामने एक बहुत मजबूत और तनोमंद आदमी होता है, मगर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह होता है। मेरे बारे में कहते हैं सब कराची के लोग ये भी कि यार आप आते हैं सेट पे रौनक हो जाती है, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते चेहरा, ये तो आप ये बातें भी ज़रा बताइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और क्या कहूँ मैं, अगेन मोहसिन भाई आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, इस दुख में आमीन आमीन कमी फरमाए। सुमान। ये बहुत ही इजाज़त दीजिए नाज़रीन।